Hello, hi, salam, namaste. A very warm welcome of each and every one of you on this amazing learning platform. This is your mentor Rahul Parmar and आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सीए फाउंडेशन की जर्नी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार सब्जेक्ट जिसको आप रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाओगे। जी हां दोस्तों, एंड उस सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। जी हां स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं बिजनेस इकोनॉमिक्स आपके सीए फाउंडेशन कोर्स में, जो कि है अपना पेपर नंबर 4। बहुत ही शानदार सा सब्जेक्ट रहने वाला है ये, बहुत ही अमेजिंग सेशंस होंगे हमारे इस सब्जेक्ट के ऊपर। जिन भी लोगों को इस सब्जेक्ट से लगता है डरना कि सर बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या ही बहुत बड़ी तोप जैसी चीज है या बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट चीज है, सर हमको नहीं समझ में आ रहा हम कैसे पढ़ेंगे, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो क्लास 12 के बाद में इकोनॉमिक्स बेसिकली नहीं पढ़ के आए होंगे, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने क्लास 11th और 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा। सबसे पहली बात आप लोग अपने दिमाग में बैठा लेना कि बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा आसान सब्जेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक्स बिल्कुल आसान है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को तरीके से लर्न करोगे, चीजों को सही डायरेक्शन के अंदर पढ़ोगे, तो इससे इजी सब्जेक्ट कोई भी नहीं होने वाला। रीजन बीइंग कि ये बिल्कुल आपकी डेली लाइफ से कनेक्ट करता है दोस्तों, है ना। सेकंड जो चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, सर कुछ लोग पढ़ के आए सब्जेक्ट को, कुछ लोग नहीं पढ़ के आए। तो जो नहीं पढ़ के आए उनको ये फियर नहीं करना है सर कि हम लोग तो बिल्कुल पढ़ के नहीं आए, हम लोग इस सब्जेक्ट को कैसे करेंगे, कैसे होगा। आपको एक प्रोसेस के ऊपर बिलीव करना है, और वो प्रोसेस है आपको क्लास अटेंड करनी है, प्रॉपर तरीके से क्लास अटेंड करनी है, एक एक कॉन्सेप्ट्स को बहुत डिटेल के अंदर समझना है, एंड उसके बाद आपको करनी है सर घर पे जाके सेल्फ स्टडी, अपने घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी। कहने का मेरा मतलब है अगर मैं 1 आवर की क्लास यहां ले रहा हूं तो आपको एटलीस्ट 1 आवर उसको सेल्फ स्टडी को बेसिकली देना है। रीजन बीइंग आपको जो मार्क्स है ना वो आपकी सेल्फ स्टडी ही दिलवाएगी, क्योंकि जो अपना सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स पेपर नंबर 4, ये है बेटा एक एमसीक्यू बेस्ड सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट है ये? कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड सब्जेक्ट है। तो लाइन टू लाइन क्वेश्चंस बन जाएंगे। जब लाइन टू लाइन क्वेश्चंस बनेंगे तो आपको इतना पढ़ना है, आपको हर लाइन को मॉड्यूल की इतना देख लेना है, इतना सीख लेना है, इतना पढ़ लेना है कि किसी भी लाइन से क्वेश्चन आ जाए आप उस लाइन को, आप उस क्वेश्चन को चूके ना, और आप उस क्वेश्चन को अटेंड कर पाए। और ये चीज सिर्फ एक ही तरीके से पॉसिबल है, एंड दैट इज द सेल्फ स्टडी। यानी इन टोटल सेल्फ स्टडी विद प्रॉपर गाइडेंस इज द की टू सक्सेस। जी हां दोस्तों, सेल्फ स्टडी विद द प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर स्टडी इज द की टू सक्सेस। तो ये बात आप लोगों को दिमाग में बैठा लेनी है। पहली बात कि आप चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हैं या नहीं पढ़ के आए हैं, आपको इस सब्जेक्ट से फियर नहीं रखना है। दूसरी बात, इकोनॉमिक्स सर बहुत आसान है, हम इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, बहुत शानदार तरह से पढ़ेंगे। जहां पॉसिबल हुआ नोट्स से पढ़ाऊंगा, जहां पॉसिबल हुआ आईसीए के मॉड्यूल से पढ़ाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन सर लाइन टू लाइन उठते हैं, इसलिए मॉड्यूल को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तीसरी बात सर, हम क्या सिर्फ आपके भरोसे रहें? बिल्कुल मेरे भरोसे रहो, लेकिन अपनी सेल्फ स्टडी पे आपको सबसे ज्यादा भरोसा रखना है, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज द की टू सक्सेस। जी हाँ दोस्तों, सेल्फ स्टडी इज द की टू सक्सेस। तो इन 3 बातों को दिमाग में रखते हुए हम लोग अपने सेशन को बढ़ाते हैं। आज दिस इज द फर्स्ट सेशन जहां हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि सर अपना ये जो पेपर नंबर 4 है, इस पेपर नंबर 4 के अंदर क्या क्या है, क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो इस पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस किस तरह से सर पुट ऑन होंगे, है ना। रीजन में क्लास 11th और 12th में जो सब्जेक्ट पढ़ के आए हो दैट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी एंड स्टैटिस्टिक्स। यानी इकोनॉमिक्स के अंदर ये 4 बुक्स आप लोगों ने पढ़ी है, और यहां सर सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो क्या ये उस इकोनॉमिक्स से थोड़ा डिफरेंट है? बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है बताऊंगा, कहां कहां सिमिलैरिटी है उसके ऊपर भी आप लोग बात करें, हम लोग बात करेंगे, राइट। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले ना सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उस सब्जेक्ट के अंदर कंटेंट मटेरियल क्या है, उस चीज को समझ लेना। कितनी चीजें हमें आती है, कितनी चीजें हमें नहीं सीखनी है ना, उस चीज को देख लेना, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो इकोनॉमिक्स जानते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, और जो इकोनॉमिक्स नहीं जानते वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करे, क्योंकि यहाँ पे आईसीएआई के मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली आप लोगों को अपनी चीजों को पढ़ना है, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो पूरा करिकुलम है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि सर बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स पे बात करनी होगी, क्या क्या पढ़ना होगा। और उससे पहले मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं आप लोगों को। माई सेल्फ राहुल परमार, मैं पिछले 12 से 14 साल से बेसिकली क्लास 11th 12th सीयूटी, सीए फाउंडेशन एंड बीकॉम लेवल तक के स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता आया हूं, और आप लोगों के साथ भी
अपने उसी नॉलेज को, अपने उसी एक्सपर्टीज को शेयर करने वाला हूं आपकी इस सीए फाउंडेशन की जर्नी में। राइट दोस्तों, तो आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट नॉलेज, ठीक है, जो आप लोगों को चाहिए मेरे बारे में। अब हम लोग करते हैं अपनी क्लास को आज शुरू। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली बात कि सर सीए फाउंडेशन कोर्स में बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ये अपना कौन सा पेपर है? सो दिस इज पेपर नंबर 4। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आपका पेपर नंबर 4 है। टोटल 4 पेपर्स हैं आपके पास। फर्स्ट पेपर इज अकाउंटेंसी, सेकंड इज बिजनेस लॉ, जो कि दोनों डिस्क्रिप्टिव पेपर रहते हैं। 100 नंबर का पेपर आता है एंड आपको मिनिमम 40 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए होते हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर है, किस तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। पेपर नंबर 3 and 4, पेपर नंबर 3 is business economics and पेपर नंबर 4 is basically पेपर नंबर 3 is quantitative aptitude and पेपर नंबर 4 is business economics, जो मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को। राइट, और ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पेपर हैं ये कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न आते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं और इन 4 ऑप्शंस में से आपको कोई एक ऑप्शन क्या करना होता है? टिक करना होता है। अगर आपने सही ऑप्शन चूज किया तो आपको मिलते हैं +1 मार्क्स, और अगर आपने गलत ऑप्शन चूज किया, क्या किया? गलत ऑप्शन चूज किया, तो माइनस हो जाते हैं 0.25। यानी एक क्वेश्चन को टच करने की कीमत जानते हो आप? एक क्वेश्चन को टच करने की कीमत है, अगर वो गलत हो गया तो दैट इज जो क्वेश्चन अटेंड किया उसके तो नंबर नहीं मिलेंगे, जो नंबर आ चुके थे उसमें से भी 1/4 यानी 0.25 माइनस हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन टच किया और वो गलत निकला तो इन टोटल आपके दिमाग में होगा, सर मैं 10 क्वेश्चन करके आया हूं, 10 नंबर आने चाहिए, लेकिन 10 क्वेश्चन में से अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो उस गलत क्वेश्चन का एक नंबर तो जाएगा ही जाएगा, 0.25 और चले जाएंगे, यानी आपके पास आएंगे सिर्फ और सिर्फ 8.75 मार्क्स। तो इन टोटल अगर मैं बात करूं, एक सही क्वेश्चन के बदले में आपको मिलेगा +1 मार्क्स और एक गलत क्वेश्चन के बदले में आपके हो जाएंगे -1.25। एक तो वो जो क्वेश्चन जो गलत किया है उसकी एक्सपेक्टेशन थी आपको कि आपने सही किया है, और 0.25 वो जो आपसे छीन लेगा। तो ये पैटर्न आप लोगों को पता होना चाहिए। राइट, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारा पेपर नंबर है 4। राइट, चलिए बात करते हैं। सर किसी भी सब्जेक्ट को समझने से पहले, उसको पढ़ने से पहले आपको यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि सब्जेक्ट में कंटेंट्स क्या क्या है, क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़नी है, सो दैट एक दिमाग में पिक्चर बन जाए यार कि मेरे को ये भी पढ़ना है, मेरे को ये भी पढ़ना है, मेरे को ये भी पढ़ना है। राइट, सो जो बिजनेस इकोनॉमिक्स अपना पेपर है ना, ठीक है, ये है सर टोटल 100 मार्क्स का पेपर। कितने मार्क्स का पेपर है सर? 100 मार्क्स का पेपर है। राइट ना, बता चुका हूं मैं आपको। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कितने आएंगे? 100 ही आएंगे। सर पेपर करने के लिए टाइम कितना मिलेगा? सर 2 आवर्स मिलेंगे। कितने आवर्स मिलेंगे सर? वी विल गेट द 2 आवर्स। हमको 2 घंटे मिलने वाले हैं सर पेपर में, है ना। यानी ऑन एन एवरेज अगर आप देखो 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 120 मिनट मिलेंगे। कितने मिनट मिलेंगे सर? 120 मिनट मिलने वाले। इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सीधा टिक बेस्ड क्वेश्चन होंगे कि हाँ सर इसको हिट कर लिया, और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होंगे। तो ऐसा नहीं है सर कि इकोनॉमिक्स में सिर्फ थियरी 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 है, नहीं सर। हमारे पास थियरी ऑफ डिमांड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जैसे बहुत शानदार टॉपिक्स भी हैं जिसमें हम लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। नेशनल इनकम में आप लोगों को क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि कंप्लीट थ्योरी है सर, आपको बहुत सारी चीजें और भी पढ़ने को मिलने वाली। राइट, अब अगर आप ओवरऑल थोड़ा सा कोर्स को देखेंगे ना इकोनॉमिक्स के, ठीक है, तो हमारा पूरा जो कोर्स है दैट इज डिवाइडेड इनटू 10 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है? 10 चैप्टर्स में डिवाइडेड है सर। 10 चैप्टर ही पढ़ने, ज्यादा नहीं पढ़ने। कितने? ओनली 10 चैप्टर्स वी हैव टू स्टडी। सिर्फ 10 चैप्टर है। राइट, अब इन 10 चैप्टर्स में अगर 1 बाय 1 हम लोग एक एक चैप्टर की बात कर लें बेटा ना, तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं, सो व्हाट वी हैव टू स्टडी, हमारा जो पूरा कोर्स है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स, है ना। सबसे पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। कौन सा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स वी हैव। देन आफ्टर हमारे पास में है सर मैक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सा है बेटा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड फाइनली हमारे पास में है सर इंडियन इकोनॉमी। अब अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, मल्टीपल फैकल्टीज की वीडियोस देखोगे, मल्टीपल चीजें देखोगे, तो फ्यू विल से कि सर बिजनेस साइकिल माइक्रो इकोनॉमिक्स में है, इंडियन इकोनॉमी को भी मैक्रो में डाल दिया। आई डू अग्री, इंडियन इकोनॉमी में पूरे इंडियन इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, बट आई एम कीपिंग दिस सब्जेक्ट या दिस टॉपिक एज अ सेपरेट टॉपिक इन दिस। ठीक है, तो आपको दिमाग में एक चीज बैठा के रखनी है, हमारे पास में इन टोटल 3 चीजें हैं। पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड तीसरा इंडियन इकोनॉमी। जी हाँ दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी जहां हम 1947 में जब आजाद हुए उससे पहले की और उससे बाद की क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में हुए, किस किस तरीके से हमारे ऊपर चीजों का इंपैक्ट पड़ा, कौन कौन सी पॉलिसीज हम लोगों ने बनाई, इन सारी चीजों के बारे में इंडियन इकोनॉमी में बात करेंगे। ठीक है, और जिसका वेटेज भी अगर मैं बताऊं आपको
लगभग 10% के आसपास है। कितना है? लगभग 10% के आसपास। यानी एक सिंगल चैप्टर आप पढ़ेंगे एंड यू विल गेट द 10 मार्क्स। और जो लोग क्लास 12th में या क्लास 11th में इंडियन इकोनॉमी पढ़ के आए हैं उन लोगों को आई डोंट फील सो कि बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ना। कंप्लीट थ्योरी है, बस आपको सेल्फ स्टडी से रीडिंग लगानी है, कहां कहां कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें होगी, कहां कहां से क्वेश्चंस बन पाएंगे, उन सारे क्वेश्चंस को मैं हाईलाइट यहां पे करने वाला हूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो हर लाइन है जरूरी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है तो हर लाइन है जरूरी आईसीएआई मॉड्यूल की, ये बात दिमाग में रख के चलना। चलिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने यहां सर नोट डाउन किया है 40% है ना। अब ये 40% में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, मोटे मोटे लेवल पे 40% है। क्यों है मैं अभी आपको बताऊंगा। आईसीएआई का एक बेसिकली नोटिस आया था, उस नोटिस के अंदर या यूं समझ लो अपने पास में कि एक पेपर आया था, उसके अंदर ये सारी बातें लिखी हुई है और उसी के बेसिस पे आई एम जस्ट कमेंटिंग कि यहाँ पे लगभग माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो वेटेज है दैट इज 40%, राइट। मैक्रो इकोनॉमिक्स का वेटेज थोड़ा ज्यादा है, दैट इज 50%, एंड इंडियन इकोनॉमी का जो वेटेज है दैट इज 10%। सो 40, 50 एंड 10 दिस विल बी हाउ योर 100% मार्क्स विल बी कवर्ड अप। लगभग 40 नंबर की मैक्रो, 50 नंबर की 40 नंबर की माइक्रो, 50 नंबर की मैक्रो और 10 नंबर का इंडियन इकोनॉमी, बिल्कुल सेपरेट, राइट। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर्स आप लोग पढ़ोगे है ना, सबसे पहले मेन चैप्टर है, उसमें सर्टेन यूनिट्स दे रखी है। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर है बेटा, दैट इज व्हाट, दैट इज योर चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, है ना। बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर क्या होता है, इसका स्कोप क्या है, इकोनॉमिक्स वर्ड आया कहां से, इकोनॉमिक्स किस तरीके से डिराइव हुआ, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, इन सब के बारे में बात करोगे आप चैप्टर नंबर 1 में। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 में इन सब के ऊपर आप लोग बात करने वाले, राइट। नेक्स्ट है बेटा आपका थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई दोनों को ही एक साथ डाल दिया, थ्योरी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये सारे टॉपिक्स हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक में करने वाले हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यानी इन टोटल एक कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है, एक प्रोड्यूसर किस तरह से बिहेव करता है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। क्योंकि थ्योरी ऑफ डिमांड एंड थ्योरी ऑफ सप्लाई मिलते जुलते चैप्टर हैं, ठीक है, इसलिए दोनों को साथ में रखा हुआ है। फाइनली प्रोड्यूसर्स किस तरीके से बिहेव करेंगे तो उनके ऊपर चीजें आएंगी कि सर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, तो दिस इज चैप्टर नंबर 3, इसमें भी मल्टीपल चैप्टर्स हैं जिसके ऊपर हम लोगों को डिस्कशन करना है। फाइनली चैप्टर नंबर 4 जब आता है ना कि भैया कंज्यूमर्स ने कंजप्शन कर लिया, यानी डिमांड क्रिएट कर ली, प्रोड्यूसर्स ने प्रोडक्शन कर लिया यानी मार्केट में सप्लाई लेके आ गए, अब उस कमोडिटी का प्राइस डिसाइड कैसे होगा, ठीक है। सो वी हैव द प्राइस डिटरमिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। आप लोग अलग अलग तरह के मार्केट्स देखोगे जहां पे कमोडिटीज बिकती है। अब ये मार्केट्स वो वाले मार्केट नहीं है, चांदनी चौक बाजार हो गया या फिर घंटाघर बाजार हो गया, सदर बाजार हो गया, है ना, इस तरह के मार्केट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मार्केट का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। जैसे टॉपिक्स आएंगे, जैसे चैप्टर आएगा तब मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा, राइट। देन हम लोग बात करेंगे बिजनेस साइकिल्स की, ठीक है, विच इज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर अगर मैं बोलूं आपको, दैट इज बिजनेस साइकिल। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस साइकिल कि किस तरह से इकोनॉमी के अंदर रिसेशन आता है, किस तरीके से इकोनॉमी में डिप्रेशन आता है, बूम आता है। हम बोलते हैं ना इकोनॉमी बड़ी स्टैग्नेंट चल रही है, अभी रिसेशन का दौर चल रहा है ना, अभी तो बूम है, मार्केट में मंदी आ रखी है, मार्केट में तेजी आ रखी है। कैसे डिसाइड होता है ये तेजी, कैसे डिसाइड होता है मंदी, इन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे, डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे। बिकॉज जब आप लोग सीए फाउंडेशन कर रहे हो ना, तो जब सीए प्रोफेशनल बन के मार्केट में जाओगे तो आपको इन सारी टर्म्स के बारे में चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। एक आम आदमी को तो पता होनी चाहिए, लेकिन एक फाइनेंस एक्सपर्ट से तो ये एक्सपेक्टेशन की ही जाती है कि उसको ये चीजें पता हो। सो बिजनेस साइकिल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। आफ्टर दैट हम बात करेंगे एक बहुत शानदार से टॉपिक की कि सर कई बार आप लोग क्यूरियस होना कि पूरे इकोनॉमी के अंदर, पूरे इकोनॉमी की इनकम कितनी होगी, है ना, कितना पैसा हमारे देश में एक साल के अंदर जनरेट होता है, कितना हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट करते हैं। तो इन सारी चीजों का जो कैलकुलेशन है, इन सारी चीजों का जो कॉन्सेप्ट है, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इनटू डिटरमिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। जी हाँ दोस्तों, नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या होता है नेशनल इनकम, कितने तरह के कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे डिटरमिनेशन ऑफ नेशनल इनकम में, है ना। फिर चैप्टर नंबर 7 आएगा आपका पब्लिक फाइनेंस। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक फाइनेंस बहुत ही अच्छा चैप्टर है। देन मनी मार्केट, पैसा यानी जो मुद्रा जिसको हम लोग बोलते हैं, मनी बोलते हैं ना, इसका मार्केट कैसा होता है, किस तरीके से मनी इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट होती है, किस तरीके से मनी प्रिंट होती है, इसके और क्या क्या फीचर्स हैं मनी के, है ना, किस तरीके से मॉनेटरी सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया, बार्टर सिस्टम क्या था, इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन अपने को करना है। एंड फाइनली इंटरनेशनल ट्रेड, हम लोग एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं, है ना, हम लोग
बिल्कुल क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है हमारी, है ना। हमारी इकोनॉमी कैसी है, ओपन इकोनॉमी है। तो कभी भी बाहर अगर कोई भी चीज चल रही है तो उसका इंपैक्ट हम सब लोगों के ऊपर पड़ता है ना। बाबा ट्रम्प बोलते हैं इंडिया में तुम्हारे ऊपर कभी 25% टैरिफ लगा दूंगा, कभी 50% टैरिफ लगा दूंगा, और बार बार न्यूज के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कमेंट आ रहे हैं कि इससे इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर फर्क पड़ेगा, एक्सपोर्ट के ऊपर फर्क पड़ेगा, इंपोर्ट के ऊपर फर्क पड़ेगा, है ना। इससे इंडिया का रुपी वीक हो जाएगा या स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें जो हैं इनका डिस्कशन हम लोग करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, है ना, कि मल्टीपल चीजों का, एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का, इन सब का रुपी डॉलर रिलेशनशिप के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, या रुपी डॉलर रिलेशनशिप या एक्सचेंज रेट में चेंजेस हो गया तो एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। फाइनली चैप्टर नंबर 10 इकलौता चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी, जो लगभग आपको 10 मार्क्स के आसपास देगा, ठीक है ना। प्यारा सा चैप्टर है, क्या क्या काम की बातें होगी उसमें वो पढ़ के हम लोग इस चैप्टर को भी डन करेंगे, राइट। चलिए अब ये जो चीज मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं ना, मैंने नहीं बनाई ये चीज, है ना, ये ICAI ने खुद ने रिकमेंड करी है। कहां से रिकमेंड करी है मैं सोर्स भी बता दूंगा आप लोगों को। और अगर आपके पास में एक राइट स्टडी प्लान होगा ना कि किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, किस चैप्टर को कितना वेटेज है, तो आप प्रॉपर तरीके से स्टडी कर पाएंगे। वरना कई बार क्या होता है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं जो कम समय में हो जाते हैं और ज्यादा मार्क्स देते हैं, उसको अपन लास्ट में पढ़ते हैं। और ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो बहुत टाइम लेते हैं लेकिन वेटेज उसका बहुत कम होता है, उसको हम लोग पहले ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना। राइट नाउ मैं अभी आप लोगों से सेक्शन वाइज वेटेज डिस्कस कर रहा हूं, और ये वेटेज दिया किसने सर, मैं नहीं दे रहा, ये वेटेज दे रहा है ICAI, है ना, सेक्शन वाइज वेटेज एज पर ICAI, राइट। क्या ये ICAI दे रहा है, क्यों दे रहा है बता देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। एक बड़ी सिंपल सी चीज जो है बता देता हूं आप लोगों को, कहां से मैं बेसिकली लेके आया हूं इसको, देखिएगा, है ना। ये सोर्स है आपका, अगर आप इस सोर्स को टाइप करेंगे https resources CDN ICAI ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो आपको ये पूरी की पूरी PDF मिल जाने वाली है, ठीक है। और इस PDF के अंदर अकाउंटेंसी, लॉ, इकोनॉमिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन सब के जो बेसिकली सेक्शन वाइज वेटेज हैं वो ओवरऑल लेवल पे दिए हुए, ठीक है। इसके बाद एक और चीज डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने, ठीक है, थोड़े दिनों बाद में, ठीक है, दैट इज ABC एनालिसिस, है ना, कि A कैटेगरी के क्वेश्चन जो बहुत कम समय में जिन टॉपिक्स को पढ़ के आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो, B कैटेगरी के क्वेश्चंस जिसको थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा और कम वेटेज वाले आएंगे चैप्टर्स, और C कैटेगरी के जिसको तो शायद नेग्लेक्ट भी कर दो या बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, फिर भी क्वेश्चन का जो टोटल क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो बहुत कम है। तो ऐसे करके A, B और C कैटेगरी के जो क्वेश्चंस हैं, वो जो टॉपिक्स हैं, वो भी मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो ABC एनालिसिस आई विल डिस्कस विद यू ऑल इन फ्यू डेज, राइट। तो सबसे पहले हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर हैं, उनका क्या क्या वेटेज है लगभग, और उसको कितना कितना हम लोगों को टाइम देना है, राइट। तो अगर आप लोग बात करो, देखो एक चीज और नोट डाल के चलना, अ डेविएशन ऑफ मैक्सिमम ±5% इन द स्पेसिफाइड सेक्शन वेटेज इज परमिटेड। यानी लेट से अगर ये इंडियन इकोनॉमी 10% का है तो थोड़े से मार्क्स प्लस हो सकते हैं, थोड़े से मार्क्स माइनस हो सकते हैं ना। यानी मोटा मोटा अगर हम लोग देखें 5% तक का डेविएशन चल सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि सर लगभग ये जो वेटेज है वो लगभग यही रहेगा, इसके आसपास ही क्वेश्चंस आएंगे। यानी अगर पहला जो अपना चैप्टर है दैट इज नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, राइट, इसका वेटेज अगर 5% है तो मैं मान के चलता हूं सर इसमें 100 में से लगभग 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। हो सकता है 7 नंबर के आ जाए, हो सकता है 4 नंबर के आ जाए। इतना डिस्क्रिमिनेशन, इतना हल्का सा डेविएशन चलेगा। नाउ व्हाट डू वी नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। ये चीजें इसके अंदर पढ़नी है, ये मैं नहीं बता रहा, अगेन आई एम सेइंग ये इंस्टीट्यूट खुद बता रहा है कि सर आपको चैप्टर नंबर 1 में ये पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, टोटल ओवरऑल जो वेटेज है 10% का है, ठीक है। जानना बहुत जरूरी है, अगेन बोल रहा हूं कि 10 नंबर हमको डिमांड और सप्लाई पढ़ के मिलेंगे, जो कि सर मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक है आपके। कितने हैं? मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक। डिमांड क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। सो मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, काफी सारे लोग इसको पढ़ के आए होंगे, काफी सारे लोगों के लिए नया होगा, नो इश्यूज, ठीक है। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, और इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है, ठीक है। फिर मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मतलब मीनिंग डिमांड का भी था, लॉ ऑफ डिमांड भी था, और साथ ही साथ में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी था। सिमिलरली मीनिंग सप्लाई का भी है, लॉ ऑफ सप्लाई भी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो डिमांड के पैरेलली सप्लाई भी। एंड फाइनली मार्केट इक्विलिब्रियम एंड सोशल एफिशिएंसी, ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। थर्ड बात करोगे तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ठीक है, कि भैया जब एक प्रोड्यूसर क्या करता है, इसका वेटेज कितना है, 10% है। एक प्रोड्यूसर सोचता है कि यार मेरे पास जो गिवन कैपिटल है उससे मुझे कुछ चीज प्रोड्यूस करनी है, राइट।
जब वो प्रोडक्शन करेगा तो कॉस्ट लगेगी, है ना। प्रोड्यूसर को ये भी डिसाइड करना होता है कि यार मैं कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करूं सो एज कि मेरा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक प्रोड्यूसर का मेन मोटिव होता क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी बेचूं और बेसिकली ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं, राइट। यानी कॉस्ट मेरी मिनिमम हो, रेवेन्यू मेरा मैक्सिमम हो, और कॉस्ट और रेवेन्यू के बीच के गैप को हम लोग कहते हैं प्रॉफिट। तो ही ऑलवेज सीक्स टू गेट द हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट, है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि जब प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन यार शॉर्ट रन में भी होता है, प्रोडक्शन लॉन्ग रन में भी होता है ना। एक कोई आपको बोले कि सर आपके पास कितनी लेबर है, आपने कहा 10 लेबर है ना, और इन 10 लेबर्स की हेल्प से मैं दिन के 100 यूनिट्स ऑफ शूज के पेयर्स बना लेता हूं, ठीक है। कोई आपको बोले कि सर आप मेरे को 500 पेयर बना के दे दो, तो आप क्या करोगे, आप यही करोगे ना कि सर अपने वर्कर्स की शिफ्ट को डबल कर दोगे, ठीक है ना, और ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके 1-2 दिन के अंदर अगले का ऑर्डर डिलीवर कर दोगे। लेकिन कोई आपको बोले कि सर मुझे हमेशा 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 के लिए, है ना, मुझे तो आपसे 500 पीसेस यानी 500 शू पीसेस डेली के चाहिए, तो आपकी कैपेसिटी सिर्फ 100 पीस बनाने की, और अब आपको 500 पीसेस डेली बनाने हैं तो आपको अपनी पूरी प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ये 500 पेयर्स अगर एक दिन के अंदर बनाने हैं, सिर्फ रैंडमली 1 या 2 दिन के लिए बनाने हैं, तो क्या आप सारे फैक्टर्स को बढ़ा दोगे? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, है ना। ये डिसीजन आप ऐसे नहीं लोगे कि सर मैं अपनी फैक्ट्री भी नहीं ले लूंगा, लेबर भी डबल कर दूंगा, मशीनें भी नहीं खरीद लूंगा सिर्फ एक टेम्पररी ऑर्डर के लिए। लेकिन ये ऑर्डर अगर आपके पास परमानेंट आए कि नहीं सर कंटिन्यूसली हमें तो 500 पेयर चाहिए, हम आपके साथ अग्रीमेंट करते हैं, तो ये आपका लॉन्ग टर्म विजन हो गया कि नहीं मेरे पास में तो कंटिन्यूसली लंबे समय के लिए ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है, तो अब मुझे अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या करनी होगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो जब आप प्रोडक्शन की स्टडी करते हो तो ये शॉर्ट रन में भी होती है और लॉन्ग रन में भी होती है, ठीक है। तो आप देखते हो कि शॉर्ट रन के लिए आपको प्रोडक्शन एक्सपांड करना है या फिर लॉन्ग रन के लिए। तो हम बात करेंगे मीनिंग्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, शॉर्ट रन की और लॉन्ग रन की, राइट। फिर लॉज ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। लॉज ऑफ प्रोडक्शन में शॉर्ट रन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉन्ग रन के अंदर लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल आप लोग पढ़ते हो। फिर बात करेंगे सर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं ना, ये जो थ्योरी ऑफ इंडिफरेंस कर्व है ना, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताता है कि कंज्यूमर को कितना खरीद के मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। वैसे ही प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बताता है कि प्रोड्यूसर्स को कितना खरीदना चाहिए कि उसका प्रोडक्ट प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड फाइनली कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट के बारे में भी बात करेंगे ना, कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन या शॉर्ट रन जब प्रोडक्शन कर रहे हो, शॉर्ट स्पान के लिए प्रोडक्शन कर रहे हो तो शॉर्ट रन कॉस्ट लगेगी, और लंबे स्पान के लिए लॉन्ग रन कॉस्ट लगेगी। कॉस्ट के फिर मल्टीपल टाइप्स, एवरेज, मार्जिनल, टोटल, फिक्स एंड वेरिएबल, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। जो बच्चे पढ़ के आए हैं वो अगेन रिलेट कर पाएंगे, जो बच्चे नहीं पढ़ के आए हैं उनको ये नहीं सोचना है कि सर ये क्या ही बता रहे हो। डोंट वरी, मैं सारी चीजें आप लोगों को डिटेल के अंदर पढ़ाऊंगा। फिर देखिए प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट, है ना, बहुत बढ़िया वेटेज का चैप्टर है, सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो इसका है प्राइस डिटर्मिनेशन। लगभग 15 क्वेश्चन आएंगे, है ना, 5-6% का प्लस माइनस हो सकता है इसके अंदर, लगभग 15 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 14 से लेके 16 क्वेश्चन आप लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक में से देख लोगे, है ना। अब परफेक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट में क्या क्या पढ़ना है, मार्केट स्ट्रक्चर, है ना। जब आपकी कमोडिटी या एक प्रोड्यूसर जब कमोडिटी बना लेता है तो वो 4 तरह के मार्केट में कमोडिटीज जनरली बिक सकती है। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जो आप अपने आसपास देखते हो, सब्जी का बाजार हो गया, आलू का, केले का बाजार हो गया, है ना, 50, 100, 200 ठेले लगे होंगे, सबका प्राइसेस जनरली सेम होगा, है ना, और सब एक ही जैसी चीज बेच रहे हैं। ऐसे मार्केट को बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। जी हाँ दोस्तों, है ना। फिर दूसरा होता है बेटा मोनोपोली मार्केट। क्या होता है मोनोपोली, यानी किसी एक पर्टिकुलर आइटम को बेचने वाला जो फर्म है वो एक ही है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि अगर आपको बाय रेल नेटवर्क अगर किसी से ट्रेवल करना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज इंडियन रेलवे, है ना, भारतीय रेलवे। यानी आपको इंडियन रेलवे से ही क्या करना पड़ेगा, ट्रेवल करना पड़ेगा। अंबानी की, अडानी की, टाटा की, बिरला की कोई दूसरी रेलवे अवेलेबल आपके पास में नहीं है ना। जैसी सर्विस है वैसी आपको एक्सेप्ट करनी है, भारतीय रेलवे से ही आपको क्या करना है, सफर करना है। तीसरा होता है सर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। सबसे ज्यादा प्रोडक्ट इसी मार्केट के होते हैं। लेट्स से अगर आपको टूथपेस्ट खरीदना है ना, तो टूथपेस्ट खरीदना है तो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। पेप्सोडेंट है, सिबाका है, बिनाका है, वीको है, सेंसोडाइन है, कोलगेट है, ऐसे मल्टीपल है ना। टूथपेस्ट में मल्टीपल कैटेगरी, सोप में मल्टीपल कैटेगरी, ब्रश में मल्टीपल कैटेगरी। नूडल्स खरीदना है, यिप्पी है, सनफीस्ट है ना, सनफीस्ट यिप्पी वैसे सेम ही है ना, मैगी है ना, रामेन है, टॉप रामेन है, ऐसे मल्टीपल ब्रांड्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो एक ही प्रोडक्ट बेचने वाले मल्टीपल लोग होते हैं, लेकिन हर एक का प्रोडक्ट एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट।
तो इन सब के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, राइट। यूजिंग गेम थ्योरी टू स्टडी ओलिगोपोली। एक मार्केट स्ट्रक्चर और होता है जिसका नाम होता है सर ओलिगोपोली। क्या होता है बेटा? ओलिगोपोली स्ट्रक्चर होता है। आप लोगों ने बड़ी बड़ी फर्म्स देखी होगी, है ना, लेकिन वो फर्म्स कुछ ही होती है। जैसे कि मानो कि इंडिया में ऑटोमोबाइल बेचने वाले जो लोग हैं वो कितने हैं? सिलेक्टेड लोग हैं। मारुति हो गया, टाटा होगा, होंडा हो गया, hyundai हो गया, मतलब कुछ लोग हैं, 8-10 प्लेयर्स हैं, लेकिन सब बड़े बड़े जायंट हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री के बारे में बात कर लें तो एयरटेल है, वीआई है, बीएसएनएल है, और साथ ही साथ में जियो है भैया, है ना, बाबा अंबानी। ठीक है, आप सोच के देखो मोटा भाई। तो ये जो इंडस्ट्री है इसमें कुछ सेलर्स हैं लेकिन सब बड़े बड़े जायंट्स हैं। तो ऐसी इंडस्ट्री को या ऐसे अपने पास में प्रोडक्ट जिस मार्केट में बिकते हैं उस मार्केट स्ट्रक्चर को बोलते हैं ओलिगोपोली मार्केट, जिसमें कुछ बड़े बड़े सेलर्स हो, राइट। फिर हम बात करेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन इन दीज मार्केट में। इन हर मार्केट टाइप्स में किसी कमोडिटी का प्राइस किस तरह से डिसाइड होगा। फाइनली प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट्स, यानी हर मार्केट में जब एक सेलर अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है तो किस प्राइस पे बेचेगा और कितनी क्वांटिटी बेचेगा जिससे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। इस चीज को भी हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने आपको बताया क्या क्या चीजें हैं सर। नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, एंड फाइनली प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। ये टोटल मिला के लगभग आपके देखिए जरा 5, 10, 10 एंड 15 यानी 40% ऑफ योर टोटल मार्क्स, बोले तो 100 में से लगभग 40 नंबर ये आपका कवर करेंगे। इसमें प्लस माइनस 5% इंस्टीट्यूट खुद बोल रहा है हो जाएगा, तो 40 का 5% आप लोग खुद जानते हो, लगभग 2 मार्क्स। मैं स्टिल मान के चलता हूं रफली 40 से 45 मार्क्स के आसपास से क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पर्टिकुलर माइक्रो इकोनॉमिक्स में से, राइट। चलिए सर, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। एंड नेक्स्ट टॉपिक का जो अपना नाम है ना, यानी नेक्स्ट जो अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला टॉपिक है बिजनेस साइकिल। छोटा सा चैप्टर, कितने नंबर का? 5 नंबर का, है ना। छोटा सा चैप्टर है, कितने नंबर का? 5 नंबर का, यानी 5% वेटेज। मीनिंग, फेजेस, फीचर्स एंड कॉजेस बिहाइंड दिस साइकिल, यानी अलग अलग जो बिजनेस साइकिल्स होंगे उनका मीनिंग क्या है, फेजेस कितने होते हैं, है ना, साथ ही साथ में फीचर्स क्या है हर एक के, और कॉजेस क्या होते हैं इन साइकिल्स के पीछे। रिसेशन आने के कॉजेस क्या है, मंदी आने के कॉजेस क्या है, तेजी आने के कॉजेस क्या है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं, है ना, इन्फ्लेशन आ रहा है तो क्यों आ रहा है, इन सब के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे फाइनली, ठीक है। वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, है ना। आई एंजॉय व्हेन आई एम टीचिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर। बहुत ही शानदार चैप्टर है और लोगों को लगता है डिफिकल्ट है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों, बहुत हद इजी चैप्टर है अगर तरीके से पढ़ा जाए, तरीके से समझा जाए तो। 15% वेटेज आपको इस चैप्टर पे से मिलेगा, यानी लगभग 15 नंबर का चैप्टर है ये। सोच के देखो, 100 में से 15 नंबर अकेला एक चैप्टर दे रहा है नेशनल इनकम, बहुत बड़ी बात है भैया, ठीक है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट्स के बारे में बात करेंगे, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के बारे में बात करेंगे, मेथड्स कौन कौन से नेशनल इनकम को मेजर करने वाले, एंड इसके अंदर एक बहुत ही शानदार टॉपिक और आता है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या होता है जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। तो कीन्स का, अब कीन्स कौन है ना, कीन्स जो है उनका फुल नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स, है ना। क्या है? जॉन मेनार्ड कीन्स। इनको इन शॉर्ट हम जेएम कीन्स भी बोलते हैं, और जॉन मेनार्ड कीन्स को फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ध्यान रखिएगा, जॉन मेनार्ड कीन्स को, है ना, जॉन मेनार्ड कीन्स को फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इनका, थोड़ा सा ध्यान रखें आप, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम कीन्स के अंदर 2 सेक्टर मॉडल से 3 सेक्टर मॉडल में और 4 सेक्टर मॉडल में हम लोग पढ़ने वाले, राइट। फिर बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज पब्लिक फाइनेंस। अगेन इसका वेटेज है आप लोगों का 10%, राइट। क्लियर? क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर हम लोग? फिस्कल फंक्शन, है ना, फिस्कल यानी फाइनेंस वर्ड से आया है बेसिकली वर्ड फिस्क, ठीक है। तो टेक्निकली अगर देखें, गवर्नमेंट बजट किस तरह से बनाती है, गवर्नमेंट अपने फाइनेंसेस को किस तरह से मैनेज करती है, इसके बारे में हम लोग इधर बात करेंगे पब्लिक फाइनेंस टॉपिक में ना। तो टेक्निकली देखें तो गवर्नमेंट बजट टॉपिक है ना। क्लियर? एन ओवरव्यू सेंट्रल एंड स्टेट फाइनेंस, ठीक है। प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग, कौन सा बजट है भैया? सेंट्रल बजट है अपना, है ना, वही बजट जहां पे निर्मला ताई बोलती है
ठीक है ना, कि 1 फरवरी को आऊंगी तुमको बताऊंगी कहाँ कहाँ टैक्सेस बढ़ाए हैं, कहाँ कहाँ टैक्सेस नहीं बढ़ाए हैं, ठीक है ना, कहाँ कहाँ से हमने पैसा कलेक्ट किया है, जीएसटी का कलेक्शन कितना है, इनकम टैक्स का कलेक्शन कितना है, ठीक है, कहाँ कहाँ हम लोग पैसा खर्च करने वाले, ये सारी चीजें जो बजट के अंदर बताती है ना, ये उसी बजट के बारे में बात कर रहे हैं। तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंडिचर कैसे कैसे कहाँ कहाँ करेंगे, रुपया कहाँ से आ रहा है, रुपया कहाँ जा रहा है ना, जो हमने उधार ले रखे हैं उसका कहाँ से हम प्रोविजन करेंगे, है ना, फिस्कल पॉलिसी यानी बजटरी जो पॉलिसी है वो क्या है, इन सब के ऊपर हम लोग बात करने वाले। मार्केट फेलियर, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कैसे होता है मार्केट फेलियर में, इन सारी चीजों के ऊपर चर्चा हम लोग इस चैप्टर नंबर 7 पब्लिक फाइनेंस में करेंगे, अच्छा डीपर नॉलेज लेंगे। फाइनली कि सर गवर्नमेंट बजट बना लिया, हमने ये भी देख लिया कि सर नेशन की इनकम कितनी है ना, फाइनली सर ये जो पैसा है ना, रोकड़ा भाई है ना, मनी भाई, ये मनी भाई आता कहां से, क्या आरबीआई जितना मर्जी प्रिंट कर सकती है मनी को, मनी सर्कुलेशन में आएगा कहां से, है ना, डिमोनेटाइजेशन क्या था, इन सब के ऊपर बात करें, कौन कौन है जो मनी की सप्लाई करते हैं, कौन कौन है जो मनी की डिमांड करते हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम लोगों को बात करनी है इस टॉपिक के अंदर, दैट इज मनी डिमांड मार्केट, सॉरी मनी मार्केट। और टॉपिक का वेटेज है कितना, 10%। क्या बात करने वाले हो आप लोग इसमें, कंसेप्ट ऑफ मनी डिमांड, है ना, कि मनी की डिमांड करने वाले कौन कौन है, इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी, है ना, इंपॉर्टेंट कौन कौन से थ्योरीज हैं, ठीक है। आइए फिर हम बात करने वाले हैं सर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, क्रिप्टो करेंसी एंड अदर न्यू टर्मिनोलॉजी, एंड फाइनली मॉनेटरी पॉलिसी। जी हाँ, दो बहुत बड़ी पॉलिसीज नेशन की बनती है, पहली है सर फिस्कल पॉलिसी जिसको आप बजट बोलते हो, और जिसको बेसिकली बनाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, और सेकंड जो है आपका दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी बनाता कौन है सर, आरबीआई, है ना, कौन बनाता है, आरबीआई। हाँ, इन शॉर्ट ये छोटे छोटे से एमसीक्यूज हैं, बता रहा हूं, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता कौन है, आरबीआई, और फिस्कल पॉलिसी बनाता कौन है सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन बनाता है, जीओआई बोले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड। मैंने आपको पहली स्टेप में कहा था कि हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर रहते हैं, वी आर नॉट द क्लोज्ड इकोनॉमी, है ना, हम क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है, हमने अपने इकोनॉमी को बाकी दुनिया के देशों के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट, है ना, इन सब के लिए ओपन कर रखा है, क्लियर। सो वी आर द ओपन इकोनॉमी, है ना, कैसी इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी है, इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ना बहुत जरूरी है। और बहुत सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है, इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम लोग अपने इकोनॉमी के अंदर बनाते हैं दैट वी यूज टू सेंड अब्रॉड, जहां से हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज आता है, और उसी फॉरेन एक्सचेंज से हम वो सारी चीजें खरीदते हैं जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जो हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर पाते, है ना, इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए जरा इंटरनेशनल ट्रेड में हम क्या क्या पढ़ेंगे। थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इंक्लूडिंग थियरीज ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड बाय क्रुगमैन, राइट। फाइनली ट्रेड पॉलिसी पढ़ेंगे, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी भी पढ़ने वाले, ट्रेड नेगोशिएशंस पढ़ेंगे, एक्सचेंज रेट्स एंड इट्स इकोनॉमिक इफेक्ट्स पढ़ेंगे, इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। 10% मार्क्स आप लोगों को ये देने वाला है। अब इनमें से जो क्लास 12 के बच्चे हैं जो पढ़ के आए हैं इकोनॉमिक्स को, कुछ कुछ टॉपिक्स को जानते हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स को शायद नहीं जानते, है ना। फाइनली इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे, लेकिन अगेन बोल रहा हूं जो लोग पढ़ के आए ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, बस ये एडवांटेज है आप लोगों के पास में कि हाँ सर हमें पता है, लेकिन अगेन कंटेंट को बहुत ज्यादा पढ़ना है डिटेल के अंदर, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। फाइनली हम बात करेंगे सर इंडियन इकोनॉमी की बिफोर 1950, चाणक्य नंदवंश, ओसीईडी पेपर है एक बेसिकली 1950 से 1991 का क्या है, जब डिस्कशन करूंगा तब बताऊंगा। बेसिक नॉलेज 1991 ऑनवर्ड्स, यानी जो हम आज की डेट में यानी 2025 के अंदर इंडियन इकोनॉमी के जो भी हालात हैं, है ना, वो ओवरनाइट नहीं हुए। आज हम लोग बोलते हैं कि सर एक समय में इंडिया सोने की चिड़िया था, है ना, आज हम बोल रहे हैं इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, बहुत कुछ दिनों बाद में हम लोग बेसिकली इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे, है ना, नेशन के अंदर अभी सपोज करो 4th नंबर पे 5th नंबर पे और ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम जो बातें हैं ना, ये ओवरनाइट नहीं हुई है। आज की जो कंडीशन है इसका जिम्मेदार हमारा पास्ट है ना, यानी इंडियन इकोनॉमी जो सोने की चिड़िया थी, है ना, इस चिड़िया को बेसिकली ब्रिटिशर्स ने रूल किया, राइट। ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, इंडिया के जितने भी रिसोर्सेज थे उन सब की बैंड बजा के गए। 1947 में वी गॉट इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ में पार्टीशन भी हुआ। इसके बाद हमको अपनी इकोनॉमी को अपने हिसाब से चलाने का मौका मिला। 1947 से लेकर हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी को अपने हिसाब से चलाया, लेकिन 1947 से लेकर 2025 के बीच में एक माइलस्टोन आया, है ना, एक ब्रेकडाउन आया, दैट इज 1991, जब हमने इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 लॉन्च करी,
जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्योंकि 1991 में इंडिया फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था, ठीक है ना। अब वो फाइनेंशियल क्राइसिस के रीजन क्या थे, कैसे हुआ, इन तमाम चीजों के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। सो ये कंप्लीट चीज थी। हो सकता है कुछ लोगों को बोर लगी हो कि सर ये क्या ही था, आपने क्या ही पढ़ाया ना, लेकिन इसको समझना बेटा बहुत ज्यादा जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो ना, अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, राइट, किसी भी चीज को पढ़ रहे हो, तो उस चीज को पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मेरे लिए इजी चैप्टर्स कौन कौन से हैं जहां से मुझे सर मस्ट स्कोर मिलेगा, और थोड़ा सा टाइम किसमें लगेगा, है ना, लेकिन फिर भी हम उसको कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने अगेन बताया आप लोगों को सबसे मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक जहां बिल्कुल समझने में देर नहीं लगने वाली है, नेचर एंड बिजनेस ऑफ इकोनॉमिक्स, बिल्कुल सिंपल है। थ्योरी ऑफ डिमांड सप्लाई पढ़ने में मजा आएगा, रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाओगे। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाओगे, है ना। प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स अगेन समझ पाओगे, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन कहां कहां से क्वेश्चन बनते, कैसे कैसे बनते, इजी है। तो ये 40 नंबर लेने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बिजनेस साइकिल 5 नंबर का छोटा सा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए मैच्योरिटी चाहिए, मेरे को पता है आप लोगों में है, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम अगेन वंडरफुल टॉपिक, इजी है, मस्त तरीके से पढ़ाऊंगा, समझ में आएगा, 15 नंबर पूरे 99% लेके आओगे। पब्लिक फाइनेंस अच्छा टॉपिक है, ठीक है। मनी मार्केट भी अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में लेकिन समझ जाओगे, ठीक है। फाइनली इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडियन इकोनॉमी। तो इतना सा कोर्स है यार, 10 चैप्टर्स हैं, आराम से धीरे धीरे करके कर लेंगे, ठीक है, और मस्त तरीके से अपन इकोनॉमिक्स के अंदर मार्क्स लेके आएंगे। बट एक बात और ध्यान रखनी है, हमको अपने कंटेंट को यानी आईसीएआई के मटेरियल को नहीं छोड़ना। किसको नहीं छोड़ना है? आईसीएआई के मटेरियल को आप लोगों को नहीं छोड़ना है। जो अगर आईसीएआई का मटेरियल छोड़ दिया आपने तो दिक्कत ही दिक्कत हो जाएगी। क्या होगी सर? दिक्कत ही दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए, आज इस क्लास में मैंने बेसिकली आप लोगों के साथ में डिस्कशन किया है कंप्लीट कोर्स। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि सर इकोनॉमिक्स जो है हकीकत में है क्या, इसका ओरिजिनेशन कहां से हुआ सर, है ना, कौन कौन सी चीजें हम लोगों को पढ़नी है इकोनॉमिक्स में, इन तमाम चीजों के मैं बात करूंगा बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। तो जहां जरूरत होगी मैं नोट से पढ़ाऊंगा, जहां जरूरत होगी मैं आपको बुक से ही पढ़ाने वाला, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। मिलते रहिएगा इस तरीके से। सो बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।